ओ भाईजान सरफराज गए टीम से या रहेंगे? देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों रहेंगे और कैसे वापस करेंगे। हालांकि लोगों का ख्याल है वो टीम से गए। रमीज राजा का दौर कैसा होगा भाई, देखे एहसान मारी तो अब रुखसत हो गए। देखते हैं रमीज राजा का दौर कैसा होता है। बड़ा प्रेशर होता है, कमेंट्री करना तो आसान है। अब बताएंगे हम रमीज राजा के बारे में भी आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ क्रिक बूम के एक नए एपिसोड के साथ। देखें आज जो है ना, आज हम बातें करेंगे सरफराज अहमद की, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कैप्टन, जिनको वनडे सीरीज़ जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पिंडी में होने वाली उससे ड्रॉप कर दिया गया। ये बड़ी खबर है। 2 साल से वो टीम के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनको जनाब 1-2 मैच ही खिलाए गए और उनके साथ मेरा ख्याल है जो सलूक था, वो चाहे वो मिसबा हो, चाहे वो वकार यूनुस हो, चाहे मोहम्मद वसीम हो, उनका वसीम ने तो खैर मेरा ख्याल है मीडिया प्रेशर की वजह से उनको टीम में रखा हुआ था। तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें बातें करें इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच की, फिर जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की, उसके बारे में बातचीत करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पे, उसकी बात करेंगे। और उसके साथ साथ इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, चौथा टेस्ट चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला आ रहा है, उसकी बातें करेंगे। और पाकिस्तान में जो एक नया ट्रेंड आ रहा है कि पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले हैं, रमीज राजा। 13 सितंबर को उनका इलेक्शन होगा, तो उसके बारे में एक हम बड़े डायनामिक जर्नलिस्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आपने ये जो वीडियो है ना हमारी आखिरी तक देखनी है और आपने सपोर्ट करना है। देखिए बातें होती हैं, देखिए सरफराज का इशू कोई छोटा इशू नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई थी 2017 में, जिस तरह वो पाकिस्तान को ऊपर लेके गए थे, बड़ा पाकिस्तान का नाम बुलंद किया था। उसके बाद तकरीबन 3 साल तक वो पाकिस्तान के कप्तान रहे। T20 में भी पाकिस्तान को उन्होंने नंबर 1 रखा। पाकिस्तान स्लिप होकर चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। हम हल्की फुल्की टीमों का हरा रहे हैं, लेकिन बड़ी टीमों के सामने जब आप जाते हैं, जगह इंग्लैंड हम गए थे, एक मैच हमने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, कमाल का मैच खेला, लेकिन हम 2-1 से सीरीज़ आ गए। वेस्ट इंडीज़ लोअर रैंक टीम है, बड़ी मुश्किल से वो T20 वर्ल्ड कप में आए, तो उनको हमने 1-0 से हराया, क्योंकि बाकी जो एक मैच तो जनाब कोविड खा गया था और 3 जो है बारिश की नज़र हो गए। अच्छा, इन बातों की हम तफसील में पहले जाएं तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि यार हमारे भाईजान हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज का वीडियो एक बार फिर मैं कह रहा हूँ पूरा देखिए। तो अब हम जो बातें करते हैं, देखें न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस वक्त है बांग्लादेश में। पहला T20 में तो उन्होंने न्यूजीलैंड जो बिल्कुल अपने बड़े खिलाड़ियों के बगैर खेल रही है, जिसमें आपको पता ही है कि उनके बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, ना टीम साउथी हैं, ना ट्रेंट बोल्ट हैं, ना काइल जेमिसन हैं जनाब, ना उनके कप्तान हैं केन विलियमसन। तो ये सारे बड़े जो प्लेयर हैं ना उनके, वो सारे खेल रहे हैं जनाब, IPL की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने नए लड़कों को भेजा है। और ये टीम जो है ना, वहाँ से जब बांग्लादेश से खेल के जो है ना पहला वनडे T20 वो 60 रन पे वो पैक हो गए थे। बांग्लादेश ने आसानी से जीता। लेकिन मुझे लगता है, देखिए ये कंडीशन जो होती है ना, बिल्कुल जैसे हम न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उनके लिए कंडीशन जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनके लिए सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन। लेकिन मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड को उसका ये फ़ायदा होगा कि सब कॉन्टिनेंट खेलने के बाद जब वो पाकिस्तान आएंगे 11 सितंबर को, और उसके बाद जनाब 17 सितंबर को पिंडी स्टेडियम हमारा पहला वनडे खेला जाएगा। तो उसके बाद मेरा ख्याल है उनकी बेहतर कंडीशन होगी। टॉम लैथम जो 59 टेस्ट मैच खेल चुके हैं न्यूजीलैंड की जानिब से, वो क़यादत कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब केन विलियमसन नहीं है तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। 5-6 प्लेयर उनके नहीं हैं, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे वो बैटिंग हो, जो रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास काफ़ी यंगस्टर हैं, 4-5 यंगस्टर जो है नए हैं, बिल्कुल अब वो अंडर 19 के प्लेयर भी उनके शामिल है। तो वो जब आएंगे तो पाकिस्तान का सख्त मुकाबला करेंगे। अब ये है कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम, जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन थे, ओपनिंग भी करते थे, उन्होंने जनाब पाकिस्तान के लिए 20 रुकनी टीम का ऐलान किया है और उसमें जनाब उन्होंने सरफराज को ड्रॉप कर दिया है। ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जनाब कैसे सरफराज को ड्रॉप कर दिया। यहाँ तो देखिए होता ये है कि मेरा ये ख्याल है कि सरफराज को एक पूरी सीरीज़ देनी चाहिए थी। ठीक है, आप वनडे भी नहीं खिला रहे ना, तो आप आएँ फिर उनको न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो 5 T20 उनमें आजमाएँ उनको। तो आजमाए ना, लेकिन आजमाए बगैर ही आप उनको मौका नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप की टीम में भी उनका मुझे मुश्किल ही लग रहा है। देखिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको भूल नहीं सकते। अब ये ज़रूर है कि उसको टीम में रखा, आपने खिलाया नहीं पूरा। जब प्लेयर को चांस देते हैं इस चीज़ को, यानी आप ऐसी सिचुएशन करें कि या तो उनको खिलाएं या उनको निकालें। अब आप उनको खिलाए बगैर आपने ये ड्रॉप कर दिया और ऐसा लग रहा है कि शायद आपने
जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने मोहर सुप्त कर दी है कि जनाब सरफराज का कैरियर जो है अपने अख्ताम को पहुंचा है। सरफराज की काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली वो चैम्पियंस ट्रॉफी थी जो उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने जीती, और उसके बाद उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, अच्छा खेले 2015 के वर्ल्ड कप में भी उनके साथ। देखिए उनके साथ थोड़ा ना रवा सलूक जो है ना, ज़रूर स्टेप मदरली ट्रीटमेंट तो हुआ बाद में, जब श्रीलंका की टीम जो बी टीम थी जब यहाँ आई थी तो हसरंगा जो उनके राइट आर्म लेग ब्रेक उनकी 2 बार गुगलियों पे वो आउट हो गए, उसके बाद उनको टीम से ही भाई बड़े प्लेयरों पर बुरा वक्त आता है तो उनको पूरा उनके साथ ट्रीटमेंट मेरा ख्याल है सही नहीं किया गया, उनको पूरी सीरीज़ देनी चाहिए थी। अब पता नहीं उनके ये, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये माइंड बना लिया है कि सरफराज का ये कैरियर अख्ताम पजीर हो रहा है, उसके बाद अब कुछ अरसे बाद जो है वो T20 के टीम का भी अनाउंस करेंगे। तो ये तो सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट में कंट्रोवर्सी होती है कि खिलाड़ी आमतौर पर या तो खुद रिटायरमेंट लेता है या फिर वो इज्जत से उसको रवाना नहीं किया जाता, चाहे कोई भी हो। आप मिसालें मेरे वहाँ मौजूद हैं, जावेद मियादाद हो गए जनाब, बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही, फिर उसके बाद जनाब बड़ी कंट्रोवर्सियाँ चलती रही, अब सरफराज का भी वही इशू है। और मुझे वो भी याद है हनीफ मोहम्मद का ज़माना, ग्रेट हनीफ मोहम्मद जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिन्होंने 337 रन बनाए थे बैठे से। तो ये पाकिस्तान में ये कंट्रोवर्सी चलती रही हैं, सलूक भी नहीं होता, बहुत से प्लेयर खुद रिटायर नहीं होते। शाहिद अफरीदी के बारे में भी लोगों का ख्याल है कि उनको पहले रिटायर होना चाहिए। बहरहाल वो तो अब कह रहे हैं कि PSL के बाद जो अगला PSL आ रहा है 7वां एडिशन, उसके बाद वो रिटायरमेंट को सोचेंगे। तो अब बात यह है कि सरफराज को क्यों निकाला जा रहा है, क्यों उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, क्यों उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया जा रहा, हालांकि वो गुज़िश्ता कई सालों से जब से उनको टीम की क़यादत से उनको हटाया गया है तो उसके बाद उनको खिलाया नहीं गया, 1-2 मैचों में खिलाया गया, वो भी तरीका सही नहीं था। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, न्यूजीलैंड की टीम आएगी, पहले वो 17, 19 और 21 सितंबर को जो है ना पिंडी में वनडे मैचेस खेलेगी। अच्छी सीरीज़ होगी। पाकिस्तान ने 4 नए खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया है, अनकैप्ड हैं। मोहम्मद हारिस जो है ना, उनको सरफराज की जगह सेकंड विकेट कीपर मुंतखब किया गया। मुझे समझ नहीं आता कि रोहिल नज़ीर कहाँ चले गए। हमारा वाला अजीब ही निज़ाम है, पता नहीं वो बड़ा रोहिल नज़ीर को ले जाते रहे, अब एकदम से मोहम्मद हारिस आ गए। तो ये भी एक सवाल बड़े उठते हैं कि सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है। इसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर जो फास्ट बॉलर हैं, आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उनका डेब्यू हुआ था, तो उनको भी टीम में रखा गया है। तो दहानी भी हमारे शाहनवाज दहानी लाड़काना के हीरो, PSL पिछले साल के हीरो, 20 विकेटें हासिल की थी। और जाहिद महमूद जो राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, उनको भी वनडे सीरीज़ में रखा गया। उन्होंने जनाब ऑस्ट्रेलिया जब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने कैरियर का आगाज़ किया था लाहौर में, तो बहुत ही उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया था, 3 विकेटें हासिल की थी। तो ये 2 बातें हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की। अब हम चलते हैं जनाब ओवल के मैदान में, जहाँ पर बल्कि UK में चलते हैं। देखिए इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है। पहला मैच जो है वो ड्रॉ गया था, बारिश पे जाता है। दूसरा जनाब जो मैच था वो इंडिया ने जीता, और उसके बाद जो ज़बरदस्त कमबैक किया इंग्लैंड की टीम ने, तीसरा टेस्ट से उन्होंने जीता। अब चौथा टेस्ट भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प मरहले में, बड़ी ज़बरदस्त जंग चल रही है। हालांकि 192 पर आउट हो गई थी इंडिया की टीम पहली इनिंग्स में, लेकिन इंग्लैंड को भी उन्होंने अच्छा झटका दिया है। तो ये भी मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग मुकाबला। देखिए टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड में होती है ना, वहाँ की देखने से ताल्लुक़ करती है। सबका इम्तिहान होता है, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, चाहे वो फील्डिंग हो, हर चीज़ का पता चलता है। जो कंडीशन होती है, क्राउड भी आप देख रहे हैं पूरा। और हाँ, मुझे याद आया यार, वो बताना भूल गया कि जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ होगी उसमें जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है कोविड की, उन्होंने इजाज़त दे दी है 25%। तो स्टेडियम इंशाल्लाह खाली नहीं होंगे। उस पर खुशी का इजहार किया है टॉम लॉथन ने कि जनाब वो क्राउड होगा। तो बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। अब ये 5 मैचों की सीरीज़ है, 1-1 से बराबर है। अब ये टेस्ट मैच किस तरफ जाता है, क्योंकि इस वक्त तो ये मेरा ख्याल है बराबरी के सतह पर चल रहा है पहले 2 रोज़ के बाद, लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न तो आते रहते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो ये टेस्ट मैच में आते हैं। और क्या होगा उधर जनाब, जो जनूबी अफ्रीका की टीम थी वो कल पहला वनडे मैच जो है ना कोलंबो में, वो श्रीलंका से हार गई। श्रीलंका भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन बिलाखिर कल अच्छा मैच रहा, लेकिन आखिर में वो जो डेथ ओवर्स उन्होंने बहुत अच्छे किए, जिसकी वजह से जनाब श्रीलंका को कामयाबी। और इसके अलावा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 शुरू हो गया है।
और मेरा ख्याल आप देखते हैं कि ये मैच किस तरफ जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त फाइट बैक किया है न्यूजीलैंड की टीम ने। तो अब देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, मुकाबले बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा, आज जो हमने आपको जो बताया कि आखिर तक देखें, बड़े डायनामिक रिपोर्टर को आज हमने अप्रोच किया है। उनका नाम है जावेद इकबाल। आज टेलीविज़न पे करते रहे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनको हम जापानी भी इसलिए कहते हैं कि 8-10 साल के लिए वो यहाँ से गुम होकर जापान चले गए। बड़े बबांगे दहल, बड़े बोल्ड क्वेश्चन करते हैं। चाहे वो आप तारीखी हमसे ही पूछेंगे, उनके जो तारीखी सवाल कौन थे। उन्होंने जनाब शहरियान से भी बड़ा सख्त सवाल किया था एक बार, तो नजम सेठी से भी। तो हमें ज्वाइन किया है जनाब आज पाकिस्तान की क्रिकेट पे सरफराज के बारे में बातचीत करने वाली टीम जो अनाउंस हो रही है, न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है, और जनरली जो रमीज़ राजा का जो है नॉमिनेशन हुआ है चेयरमैन, अभी वो 13 तारीख को इलेक्शन होगा, तो उनसे बातें करेंगे। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। जावेद इकबाल सीनियर जर्नलिस्ट हो गए वो भी माशाल्लाह। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज हमें एक डायनामाइट किस्म के रिपोर्टर जो है ना, जिनका नाम जावेद इकबाल है, जो बड़े डेयरिंग सवाल करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और वो सरफराज को बड़ी करीब से जानते हैं, उनके मोहल्ले के करीब ही रहते हैं। तो यार, ये क्या साजिश हो रही है या कैरियर खत्म हो गया है, ये हो क्या रहा है सरफराज के साथ? एहसान भाई, अस्सलाम वालेकुम। पहले से बहुत शुक्रिया और माजरत के आपको काफ़ी ताखिर मेरी वजह से ये इंतज़ार करना पड़ा। दूसरा है कि आप भी सरफराज को बहुत करीब से और बहुत शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं और कवर करते आ रहे हैं। सपोर्ट किया क्योंकि हमारे शहर का है, और सपोर्ट इसलिए भी कि अच्छा खेला है, मेरिट पे खेला, आपने भी सपोर्ट किया उसको। सबने किया जो अच्छा खेल को पसंद करते हैं। सरफराज ने शुरू में आपने देखा अंडर 19 से लेकर जहाँ तक हमेशा बेस्ट खेला है, लेकिन कुछ अर्से से जब उसकी परफॉर्मेंस खराब आई थी, क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ वो कर दिया जो उसको ज़्यादा कर दिया। यानी अंडर 19 से नहीं निकालना था, या अंडर T20 फॉर्मेट से नहीं उसको आउट करना था। अचानक T20 वनडे टेस्ट सबसे ही फारिग कर दिया। फिर टीम के साथ बेंच पे अक्सर बिठा के रखा, कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया, और फिर अब वनडे से बाहर किया, आपने खुद देखा। तो अब इन्होंने जहन ये बना लिया, वनडे से निकालने के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में लांच होने वाली है थोड़े दिनों में। अगले महीने आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप है ओमान और यूएई में। तो उसके लिए मुझे लगता है भी इन्होंने माहौल बना लिया है, जहन बना लिया कि सरफराज जो फाइनल स्क्वाड होगा उसमें भी नहीं होंगे। ये वनडे में अब इन्होंने नया एक यंगस्टर शामिल किया है। तो ये तो सरफराज के साथ होना था देर बदेर, और उसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार भी थे। टीम के साथ खुद शुरू में वो नहीं जाना चाहे थे कि बतौर कप्तानी खेलना चाहे थे, या एज ए खिलाड़ी खेलना उनका थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर उनके बड़ों ने उनको समझाया कि नहीं, आप टीम के साथ रहो, मौका मिलेगा खेलने का। तो और डोमेस्टिक में भी खेलते रहे। तो अब जहन तो बन चुका है इनका कि वर्ल्ड T20 का स्क्वाड होगा, उसमें सरफराज अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अभी जो वनडे में उनको बाहर किया गया और एक यंगस्टर को शामिल किया, हालांकि रुहेल नज़ीर और दूसरे और भी विकेट कीपर थे। अचानक कोई तीसरा नाम गैर मारूफ आया कि उसको उन्होंने स्क्वाड से शामिल करने का फैसला किया विकेट कीपर के तौर पे। तो सरफराज का कैरियर तकरीबन T20 भी खत्म हो गया, टेस्ट मैच भी कर रहे थे, और जब उन्होंने जहन बना लिया था तभी देखें आप, आखिरी टेस्ट में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कैचिंग अच्छी की सब किया, लेकिन टीम में नहीं रखा। क्योंकि एक बार जहन बन जाता है, बन जाता है। जो हमारे क्रिकेट बोर्ड पे जिसकी इजाज़तदारी होती है वो फिर सोचता है बस हमने ही करना है सब कुछ, और किसी का फिर सोचना नहीं होता। यहाँ बहुत सारा करियर तबाह हुआ। अब्दुल रज़ाक उसकी जिंदा मिसाल है कि हाफिज ने जब सोच लिया था नहीं खिलाना है तो उसने नहीं खिलाना है, क्योंकि कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड से भी वो करते हैं। जब आपको याद है कि आप भी बल्कि वहाँ थे, आप मोहाली तो आप गए थे 2011 वर्ल्ड कप कवर करने। शुएब टीम के स्क्वाड में थे, लेकिन पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट का ऐलान वो पहले ही कर चुके थे श्रीलंका में। हालांकि उनका रिटायरमेंट था कि वर्ल्ड कप पूरा खेलने का था, लेकिन जब वकालत से वहाँ जन्म डाल लिया था, वहाँ उनका नाराजगी हुई थी। और जब आपको मालूम है कि पाले किले में न्यूजीलैंड के खिलाफ कामरान अकमल ने उनकी बॉल पे कैच छोड़ा, तो उसके बाद से जहन बन गया कि इनको अब टीम से बाहर कर देना। तो रोते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर स्टेडियम कोलंबो में। हम आप खुद वहाँ मौजूद थे, लेकिन यहाँ कई सारे खिलाड़ी रोते हुए गए हैं टीम से। इज्जत दे के रिवायत नहीं रही, और कुछ लोग ऐसा रहते हैं कि बस वो फिर, और फिर उनके साथ भी ऐसे बुरा होता है कि जबरदस्ती फिर जैसे आपको मालूम है कि कई खिलाड़ी ऐसी गए टीम से रोते हुए, उनको इज्जत से रुखसत नहीं किया था, उनके एक मैच भी नहीं गया था। शाहिद आफरीदी को भी एक मैच दिया नहीं गया कि वो कहते हैं कि एक मैच दे दो। तो यहाँ हर किसी के साथ ऐसे होता है एहसान भाई। तो पाकिस्तान है यहाँ, जितना जिसके पास पावर होता है, पैसा होता है, वही अपनी मर्जी चलाता है, और बहुत कम होता है कि मेरिट पे चीजें हो रही हैं।
अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये आपका क्या ख्याल था कि सरफराज को एक पूरी सीरीज खिला के रुखसत करते, उसका पता चल जाता कि दूध का दूध और पानी का पानी का जाता, लेकिन जाहिर बात है उसकी एक जो बैकिंग है, जो उसका एक फॉलोअर है लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में, वो समझते हैं कि ज्यादती हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, एक सीरीज देनी चाहिए थी ताकि उनका पता चलता था कि उनकी फॉर्म में, उनकी फिटनेस में उनका कितना दमखम बाकी है। बिल्कुल एक सीरीज देनी चाहिए थी। और अगर सरफराज से पूछ लें, देखिए इन्होंने एक फैसला कर लिया है अब इसको नहीं खिलाना। आपको अचानक तो रिजवान टीम में जगह बना चुके हैं, मुकम्मल तौर पे वाइस कैप्टन तक बन चुके हैं वो। अब सेकंड विकेट कीपर के तौर पे सरफराज को नहीं खिलाया तो समझा कि आपको साइड कर दिया। और यही ऑप्शन था कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पे उनको रखा जा रहा था कि भाई चलो इन आउट होते रहेंगे, लेकिन अब सेकंड नहीं थर्ड है। तो और अगर बतौर, क्योंकि रिजवान भी कोई हड़ ज्यादा की तो बल्लेबाज जगह ही नहीं नहीं है। होती, इसका मतलब है इंडिकेटर्स हैं कि इनका कैरियर अपने अख्ताम को पहुंच गया है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि किसी को निकालते हुए टीम से साइड करते हुए ये क्यों बताया जाता है कि आप रिटायर हो। हाँ भाई आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म कर लें टीम बोल के बोल साथ। बातें होती रहती हैं। बिल्कुल वही जैसे डिप्लोमेटिक स्टाइल में यानी बात होती है कि झूठी झूठी मुनाफकत वाली बातें। आपके सामने, हमारे सामने है ना, 10 साल तक फवाद आलम को कैसा फॉलो करते रहे। हाँ बस वो उसकी जगह वो है, वो हम उसको हमारे फ्यूचर प्लान में, फ्यूचर प्लान में उसका प्लान ही, इतने फ्यूचर ही तबाह कर दिया, तुम्हारा प्लान कैसा बचा जब किसी का ये फ्यूचर बताएं कि इसका तबाह कर। अब आपका फवाद आलम ने अब जिक्र कर दिया, मुख्तसरन मुझे बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है। फवाद आलम को 10 साल नहीं खिलाया, वकार यूनुस जिम्मेदार है या इंजमाम उल हक जिम्मेदार है? वो तो आजकल बड़ी तारीफें करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, हालांकि मेरा ख्याल है वो चीफ सेलेक्टर थे जिन्होंने उनको बाहर किया। तो आपका क्या ख्याल है मुख्तसरन मुझे, ताकि मैं अगला सवाल करूं। ऐसा नहीं, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इस दौरान कप्तान रहे, इस दौरान चीफ सेलेक्टर रहे, इस दौरान हेड कोच रहे। और क्रिकेट बोर्ड के लोग जैसे 2015 में जब शहरियार खान थे तो उन्होंने कहा एक बार फवाद आलम से स्टेट बैंक ग्राउंड में मिले भी हो आकर। लेकिन हाँ कुछ हम लोग समझे कोई खास कोई मसला है कि फवाद आलम ने किसकी क्या बुरा कर दिया किसके लिए, किसी के खानदान के लिए। तो कभी ऐसी बातें भी सुनने में आ रही थी, लेकिन फिर समझ में नहीं आया। फिर अचानक जब मौका मिला तो वो टीम में आ गए। और जब किसी, असल में एक मसला ये भी होता है जब उन्हें टीम से निकालते हैं, किसी को साइड करते हैं, तो ये सोचते हैं कि तुम इसको दोबारा ले लिया, कभी गलती से भी पहले उसने परफॉर्मेंस दी है, अगर वो परफॉर्म दोबारा कर गया टीम में भी तो फिर तो इनके हलक में आया था ना, वो निकलते बनेगा ना गलते बनेगा, इसलिए फिर इसको मौका देने का भी नहीं सोचते। तो फवाद आलम के साथ भी ये हो कि अब इंजमाम ने अपने भतीजे को मौका देने के लिए उसको कई अच्छा पीछे रखा। कुछ लोग भाई तो मेंटल बेटा भी आ ऑर्गन गया है। उनका, तैयार हो गया बेटा भी अब वो। हाँ तो ये भांजे भतीजों का तो मुल्क है, यहाँ मेरिट नहीं चलती, यहाँ रिश्तेदारी चलती है। और पाकिस्तान जापान में चलती है जेआर, जापान रेलवे। पाकिस्तान में चलती है पीआर, पब्लिक, पाकिस्तान रेलवे नहीं, पब्लिक रिलेशन। हम्म। यहाँ चलती है पीआर। अच्छा अच्छा, ये माशाल्लाह। देखिए हम जावेद इकबाल के बारे में बताते चले कि इन्होंने एक तवील अरसा जापान में भी गुजारा, तो इनका नेक देख जापानी है। और ये जब सवाल करते थे ना, आप यकीन करें, कई कई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के हिल जाते थे और बड़े इनके मतलब डेयरिंग होते थे और हकीकत में सच पे मुबनी होते थे। अब जनाब 13 तारीख को जो है वो इलेक्शन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, उसके बाद जो है रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन आ रहे हैं। तो आप भी अब माशाल्लाह तजर्बाकार तो हो गए हैं, अब आप मिडिल में हैं, ना सीनियर में ना जूनियर में, दरमियान में है। तो आपका क्या तजर्बा कहते हैं कि रमीज राजा कुछ इनकलाब बर्पा कर पाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं, इनकलाब बिल्कुल नहीं ला सकते वो, क्योंकि देखिए पहली बात है वो जिनके आशीर्वाद चाह रहे हैं इमरान खान के, तो वो उनको इनकलाब लाने देंगे नहीं, क्योंकि इमरान खान खुद इनकलाब के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। वो क्रिकेट की पाकिस्तान में क्रिकेट की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार इमरान खान है मेरी नज़र में। इन दिनों जब से क्रिकेट डिपार्टमेंट बंद हुए हैं तो इमरान खान जिम्मेदार हैं। जहाँ खिलाड़ी 1200 रोजगार पे थे, 1200, अब सिर्फ 250-300 खिलाड़ी हर साल लाना तौर पर रोजगार है। पहले वो मुस्तकिल 60 साल की उम्र तक बरसे रोजगार थे, उनको डिपार्टमेंट मिला हुआ था। हर खिलाड़ी बेफिक्र था, उसका खानदान बेफिक्र था, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। अब हर खिलाड़ी 1 साल की उसको जॉब मिलती है, और वो भी परफॉर्मेंस देने पर। अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी आगे पीछे होती है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, वो किसी 6 टीमें सिर्फ मुल्क में बनी हुई है उसमें नहीं आ पाएगा। तो और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट टीमें बंद होने से आपको पता है कि दूसरी खेलों पर भी इसका असर पड़ा। टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, उनके खिलाड़ी जो हरी बैंक, इलाइट बैंक या और मुस्लिम कमर्शियल बैंक या नेशनल बैंक, स्टेट बैंक वगैरह उनकी टीमें थी, वो भी बंद हो गई, उनको जॉब से निकाला जा रहा है। इनके बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे, वो भी अब देखिएगा वहाँ वीरान हो जाएंगे, क्योंकि अब खिलाड़ियों की नौकरी नहीं होगी, वो और उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो डिपार्टमेंट, वो इदारा
उसकी जो मार्केटिंग के लोग हैं वो तो वैसे खिलाड़ियों को इतना वो नहीं समझते, क्या इनसे तो हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ये तो बिला वजह बोझ है, तो इनको फारिग करो। आप देख लें बड़े बड़े इदारों ने अपनी टीमें बंद कर दी हैं, आपके सामने सारी चीजें। और नहीं, बड़ा क्रिकेट आपने जो है डेयरिंग, बड़ी डेयरिंग बात आपने कही कि हालांकि लोग कहते हैं जो 92 के विनिंग कैप्टन है इमरान खान, उन्होंने बड़ा सर्व किया, लेकिन वो लोग, अब जैसे आपने कहा कि ये तबाही के जिम्मेदार, आपने बहुत बड़ा ये लफ्ज कह दिया। बहुत से लोग, इतनी जीदारी नहीं होती, बात बिल्कुल सही है कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी बददुआएं भी इसमें शामिल होंगी। हमने भी देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट, जो पाकिस्तान की जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वो बहुत ऊंचे दर्जे पे गई, तो वाकई आपने सही कहा। तो अब इसका कोई इलाज है क्या? पर अगर वो रमीज राजा आके कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा? नहीं रमीज भाई, मैं चाहता हूँ कि कुछ करें, और जैसे उनके ख्यालात थे कि इससे पहले कुछ करेंगे, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान की ये सोच है, जिद्दी सोच है वो, कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा फॉर्मेट आए, ऑस्ट्रेलिया जैसा है एक आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर दें। भाई हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो किसी से कम था क्या? 92 वाला जिससे हमने वर्ल्ड कप जीता, जिससे हमने 2009 में जो है T20 वर्ल्ड कप जीता, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और फिर पाकिस्तान जब 90 और 2000 का दौर था तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा नंबर 1 रहता रहा। और जब भी पाकिस्तान शारजा में कहीं जाता रहा, एक उसकी धाक बैठी थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। क्या हमारा वो स्ट्रक्चर नामुकम्मल था या बेकार था, तबाहकुन था, जिससे इमरान खान आए, जिससे वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर, मियांदार, जहीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद, हमारे खिलाड़ी किसी कम थे? हमारा निज़ाम सिस्टम क्या बेकार था? अगर अब बेकार था और आप समझते डिपार्टमेंट क्रिकेट से तबाही मची थी, तो आपने क्यों तनख्वाह ली पीआईए से? इमरान खान ने क्यों वो इतने अर्से तक मुलाजिम रह पाएंगे? वो तनख्वाह वापस करें पहले। वो समझते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट तबाह कर रही है। हमारा मवाजना हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में एक आम आदमी की सैलरी $3000 है। इस मुल्क में एक आम आदमी की सैलरी $300 नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला रोजगार है। यहाँ हर आदमी किसी भी खेल में जाना चाहता है तो उसके घर वाले पहले पूछते हैं यहाँ तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इस खेल में। क्रिकेट में लोग जाना चाहते हैं, पूरे मुल्क की एक खून में सबके शामिल है, बिल्कुल जैसे क्रिकेट है। लेकिन वो इसलिए कि क्रिकेट में चमक है, क्रिकेट ही तो सबको जोड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट में जॉब बंद हो जाएगी तो कोई इस तरफ भी नहीं आएगा फिर। अभी तो हॉकी में जॉब थी, एक बड़ा टाइम गुजरा पाकिस्तान ने हॉकी में गुजारा। अब आप कोई पता है कि हॉकी में जॉब नहीं मिल रही, हॉकी का बुरा हाल है, कई टीमें बंद हो गई। पाकिस्तान ने कितना बड़ा टाइटल लिए, बहुत सारे, उनका सिक्योर सिक्योर नहीं करेंगे, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज देंगे, डिपार्टमेंट बंद करते रहेंगे, तो फिर चीज़ें ब्राइट नहीं होंगी। हमारा काउंटी सिस्टम जैसा आप करें लागना चाह रहे हैं इसमें इसमें इस मुल्क में नहीं चल सकता। वो इस मुल्क में जो सिस्टम कामयाब था आपको उसमें रहने देना चाहिए था, आपको नहीं छेड़ना चाहिए था उसे। मैं इमरान खान साहब के बारे में कह रहा हूँ कि ठीक है खिलाड़ी वो बड़े रहे, उनकी लीडरशिप में कप्तानी पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन इसका मतलब ये कुछ आपके सारे फैसले सही भी होंगे। बहुत जगह आपने क्यों कर लिया? आप अपने दौर में कहते 2015-16 में कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नामजद करता ये गलत तरीका है। अब आपने वही किया, हर चीज में यूटर्न लेना। कुछ चीजें अच्छी हैं, ठीक है, तब्दीली सबको अच्छी लगी, तब्दीली आई, लेकिन तब्दीली जिससे नुकसान दे ऐसी तब्दीली तो बेकार है ना। फिर वही लोग, हम अगर कहते रहे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा तो आपने वही करना चाहिए था। आप अब नुमाइंदगी नहीं है एक एसोसिएशन की, लोग ऐसा लोग कि आपने फिर नॉमिनेट किया। आप अभी रमीज आएगा भी नॉमिनेट करके बना रहे हैं ना कि हाँ भाई मैंने कह दिया गवर्निंग बोर्ड का मेंबर रहेगा, फिर वो रस्मी कार्रवाई फिर बाकी 13 तारीख को उनके वो बनने की। लेकिन उससे पहले ही सब कुछ वो करना, मीटिंगें करना शुरू कर दी रमीज आया ने। तो वसीम खान को बुलाया या उनसे फोन पे बातचीत करके ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, क्योंकि संभालनी तो अमरा यानी एक काम शुरू कर दिया क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उनको पता है कि जब बनेंगे तो बने। जावेद, अगला दो सवाल जो मेरे आपसे हैं, जाहिर बात है कि सबसे बड़ा इवेंट जो है वो अबू धाबी में, दुबई में और शारजा में होगा, आईसीसी वर्ल्ड T20 कप। उसमें पाकिस्तान के आप क्या चांसेस देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है ना, उसमें अफगानिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड, और इसके अलावा दो टीमें और आएंगी क्वालिफाइंग राउंड से। वो बांग्लादेश भी हो सकती है, वो श्रीलंका भी हो सकती है, वो आयरलैंड भी हो सकती है। वो भी टीमें इतनी हल्की नहीं है। और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है। जाहिर बात है ये बी टीम है, पाकिस्तान जीत के खुश तो होगा, लेकिन वो बांग्लादेश में जो उनको प्रैक्टिस मिलेगी ना, तो वो पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट कंडीशन की एक्मलाइज कर जाएंगे। तो आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? हसन भाई, T20 के बारे में इतना कोई वसूख से कमेंट नहीं कर सकते, कोई पेशगोई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम तो वैसी ही ऐसी होती कि कोई इस पर आप वसूख से कह नहीं सकते। लेकिन जैसे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में खेला, जीत गया, लेकिन इंग्लैंड में पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त हुई। अब अगर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बाबर आजम या रिजवान के अलावा अगर कोई खिलाड़ी
क्लिक करे और रन्स करे, तो वो जरूरी है किसी का सेट होना। अब शर्जील खान को बार बार कोशिश की जा रही है कि वो करें, उनकी जरूरत भी होती है, और बैट्समैन या इस तरह से मुस्तकिल तसल्सल से रन करें और खेलें। तो मुझे उम्मीद है कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई, इंडिया की एक अच्छी टीम है, हमेशा से रही है पाकिस्तान। और आखिरी जो T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ भी पाकिस्तान की टीम अच्छी थी, जब पाकिस्तान इंडिया में जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन मुझे वसूख से मैं कह नहीं सकता कि पाकिस्तान टीम क्या परफॉर्म करेगी। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, वहाँ अब तो ऐसा ही T20 में फॉर्मेट में कि छोटी टीम भी आपको अपसेट कर देती है, क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है, और इस कम टाइम में आप कुछ नहीं कर पाते। वो दूसरा पूरे जान दिल जान से खेलते हैं, मार धाड़ से। वो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई बांग्लादेश के हाथों, फिर और न्यूजीलैंड को भी मुश्किलात का सामना है बांग्लादेश के हाथों। तो T20 फॉर्मेट भी ये बड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना। पाकिस्तान की जो चीजें हैं, जो हालिया चीजें, एक जमाने में पाकिस्तान नंबर 1 होता था सरफराज के जेर क़यादत, अब वो पाकिस्तान नंबर 4 पे चला गया है। तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं, यानी पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंसी आपको नहीं नजर आती T20 में, वरना तो वो बहुत ही खतरनाक टीम है। नहीं, जीत के बिल्कुल सही कहा आपने कि जीत के तसलसल नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम में। यहाँ पे भी अच्छा मैच बना हुआ जो था इंग्लैंड में, वो आप कई इसमें से वन साइड आ रहे हैं। फिर वेस्ट इंडीज में एक ही मैच हो पाया, तो वो आप जीते हैं कि जो बारिश की वजह से सारे ज्यादा मैच जो है वो नामुकम्मल रहे थे। तो टीम में कुछ पोजीशन पे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, ये मसला सबके सामने आ रहा है कि बाबर आजम या रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन दूसरे लड़के नजर नहीं आ रहे। लगता है कि सिर्फ यही दो खेल रहे हैं, बाकी जो है आराम कर रहे हैं, या उनके लिए तो ज्यादा जरूरी नहीं परफॉर्म करना। हालांकि कुछ खिलाड़ियों को बहुत मौके मिले, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं करते। अब देखते हैं कि आखिरी टीम क्या बनती है फाइनल 11, तो उसके हिसाब से। और परफॉर्मेंस की यही कि ये अच्छा मौका है कि वेस्ट इंडीज के न्यूजीलैंड के खिलाफ, या अभी कुछ मैच बाकी है हमारे वर्ल्ड T20 से पहले, तो उसमें अगर बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन पाए जो आप मैदान में उतारें। लेकिन बॉलिंग में मुझे अच्छी लगती है पाकिस्तान की साइड, बैटिंग में मुझे कुछ वीक दिखाई दे रही है कि सारा बोझ जैसे रिजवान और बाबर आजम पर आ रहा होता है। तो जावेद इकबाल की आपने खरी खरी और डेयरिंग और बोल्ड बातें सुनी थी। इसके साथ ही जनाब आपने सुन लिया, हमारा प्रोग्राम देख लिया, तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।